हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो आज डे 9 है हमारे इस मिशन एसबीआई पीओ 2020 के क्रैश कोर्स सीरीज के डिस्कशन का। जैसे मैंने आपको बताया था, इन 10 डेज की सीरीज में हमने पहले 9 दिनों में 3 दिन क्वांट के लिए रखे थे, 3 दिन रीजनिंग के लिए और 3 दिन इंग्लिश के लिए। तो आज 9वां दिन है और अगली वीडियो यानी डे 10 में हम बात करेंगे लास्ट मिनट टिप्स के बारे में, यानी एग्जाम में आप किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, ठीक है, जिससे आप एक तो मैक्सिमम स्कोर भी करें इंडिविजुअल सेक्शन वाइज भी और ओवरऑल, ताकि आप कट ऑफ क्लियर करके फिर मेंस के लिए अपीयर हो पाए। ठीक है, तो वो हम डे 10 में कवर करेंगे लास्ट मिनट टिप्स। तो अगर अभी तक आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी, यानी क्वांट की तीनों, रीजनिंग की तीनों और इंग्लिश की दो ऑलरेडी मैं आपके साथ कवर कर चुका हूँ, तो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ सारे के सारे जितने भी मैंने आपके साथ क्वेश्चंस कवर किए हैं, डिस्कस किए हैं, वो पिछले साल 2019 के प्री पेपर में से ही करें हैं डिस्कस। तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगी वीडियोस, तो उन्हें कवर ज़रूर करें। तो आज मैं आपके साथ आखिरी दिन खासकर इंग्लिश के इस वीडियो में बात करूंगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसके आपको देखे 5 से 10 क्वेश्चंस एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल जाएंगे। ऐसा आपको कभी, चाहे वो प्री का पेपर हो, मेंस का पेपर हो, बैंकिंग का, आपको नहीं दिखा कि उसमें आरसी ना आया हो। तो आरसी आना ज़रूर कंफर्म है। बस ये डिपेंड करता है कि आरसी मुश्किल है या इजी। ये देखिए, आपको एक बारी मोटा मोटा जब आपके सामने ये आया आरसी, तो एक बार आप फटाफट गो, एक बारी बस ओवरऑल एक बार देख लें कि जो आरसी है वो किस पर बेस्ड है, टॉपिक क्या है इसका। अब जैसे मैं देखूं तो इसमें रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है कि वो हमारा फ्यूचर है। ठीक है, और आपको पता ही है, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जैसे पेट्रोलियम है, कोल है, ये सारे देखिए लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। ठीक है ना, इनका देखिए कुछ टाइम बाद खत्म होना डेफिनेट है, आपको पता ही है। तो इसलिए आगे हमारा क्या होना चाहिए, मतलब हम किस तरीके से आगे बढ़ें, क्योंकि आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक पे चलने वाले इक्विपमेंट्स आपने काफ़ी सारे देखे होंगे, बसेस देखी होंगी, व्हीकल्स देखे होंगे, तो वो एक तरीके से हमारा फ्यूचर है, उस पर यहाँ पे बात हो रही है। तो हमें मोटा मोटा पता चल गया कि इस पैसेज में टॉपिक क्या है, थीम क्या है इसका। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है और आपको लगता है कि आप कर सकते हैं, तो आप डेफिनेटली इनको अटेम्प्ट करें। ठीक है, इस तरीके के आरसी पैसेज को। नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपके पास, आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं बचा, तो आपको यहाँ पे दो वर्ड्स ऐसे दिखाई दे रहे होंगे जो कि बोल्ड में है। ठीक है, एक है यहाँ पे प्लमेट, मैं इसे हाईलाइट कर देता हूँ, आपको बोल्ड में दिखाई दे रहा होगा, और दूसरा है अकाउंटिंग फॉर। जितने भी आपको इस तरीके से हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, उस पर बेस्ड आपको साइनोनिम एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो आप देखिए 7 में से 2 क्वेश्चन ऐसे जो साइनोनिम एंटोनिम पर बेस्ड है, तो आप उन्हें कम से कम जरूर अटेम्प्ट करें। ठीक है ना, कम से कम आप ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा ही आरसी पैसे छोड़ दें। तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें अटेम्प्ट करने के लिए, ये वाले क्वेश्चंस तो ज़रूर अटेम्प्ट करा ही करा करें, अगर आप आरसी, आपके पास पैसेज पढ़ने का टाइम नहीं है तो। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आपको बिना आरसी पैसेज पढ़े आप सबसे पहले क्वेश्चन को देखें और फिर उस बेसिकली पैराग्राफ को आइडेंटिफाई करें और वहां पे फिर सिर्फ उतने ही पोर्शन को पढ़ के क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही आपका डिपेंड करता है टाइम पे। ठीक है, चलिए फिर को हम एक बार फटाफट इसे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं जल्दी से, और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 1 to 7, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। सर्टेन वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड टू हेल्प यू लोकेट देम व्हाइल आंसरिंग सम ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया, इस पर बेस्ड आपको साइनोनिम एंटोनिम के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है रिन्यूएबल एनर्जी की, जो कि हमारा फ्यूचर है, मैंने आपको बताया, और फ्यूचर इज फाइनली हेयर। जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है इन रिन्यूएबल एनर्जी, आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। आप इंडिया में भी देखेंगे, आपने देखा होगा जो सोलर एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और एक तरीके से वो क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, आपको पता है, जो हमारा सोलर एनर्जी है, तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है पिछले सालों से, फार आउटस्ट्रिपिंग इन्वेस्टमेंट इन फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल्स में जो पहले, आज से आप देखेंगे 10-15 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी, अब जो है वो ज़्यादातर आप देखेंगे सभी कंट्रीज, खासकर जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वो रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सभी को पता है कि ये एक टाइम तक ही है, जो हमारे फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका देखिए खत्म होना डेफिनेट है, क्योंकि हम इन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है ना, एक बार जब आपने पेट्रोल यूज़ कर लिया, ठीक है ना, तो उसको आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, कोई इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन जो ये हमारे सोलर एनर्जी है, ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिन्यूएबल है, आप इसे बार बार जितना चाहें इस एनर्जी को एक तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये है अकॉर्डिंग टू यूएन रिपोर्ट, उन्होंने कहा कि जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो लगातार काफ़ी बढ़ रही है रिन्यूएबल एनर्जी पर। और क्योंकि एज द प्राइस ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्लमेट्स। ठीक है, सो अब प्लमेट का मतलब आपको यहाँ पे बताना है क्या होगा जब क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, सो इट हैज़ बिकम एन इंक्रीजिंगली अट्रैक्टिव प्रोस्पेक्ट फॉर वर्ल्ड गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो अब इसलिए जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, खासकर वर्ल्ड की हम बात करें, डेवलप्ड कंट्रीज़ की ज़्यादातर, तो उनका एक तरीके से वो इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर।
और चाइना की अगर पर्टिकुलरली बात करें, वाज बाय फार द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन रिन्यूएबल एनर्जी इन 2017। तो अगर 2017 साल की बात करें, 2017 में चाइना जो है सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट इन्वेस्टर था इस रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर, अकाउंटिंग फॉर नियरली हाफ ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन। तो जितने भी 2017 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कमीशन किए गए, उनमें से ज़्यादातर जो है लगभग हाफ पर जो इन्वेस्टमेंट है, आधे प्रोजेक्ट्स की इन्वेस्टमेंट किसने की है? चाइना ने की है। दिस was mainly a result of its massive support for solar power, which globally attracted nearly a fifth more investment than in the previous year। तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि चाइना किस तरीके से इस पर फोकस कर रहा है, ठीक है, इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर बाकियों की इसके अलावा कंट्रीज की बात करें तो इसमें ऑस्ट्रेलिया है, स्वीडन है, मैक्सिको है, जो जिन्होंने अपने इन्वेस्टमेंट को मोर देन डबल द अमाउंट ऑफ मनी दे पम्प इनटू क्लीन एनर्जी प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने भी जो है, इन कंट्रीज ने भी, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन, मैक्सिको ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल किया है क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स के अंदर। और पर्टिकुलरली अगर चाइना की बात करें तो उन्होंने 2017 में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी इन रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर के अंदर, और लगभग हाफ ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट्स कमीशन किए गए थे वो चाइना द्वारा सपोर्टेड थे, ठीक है। सो अभी तक हमें पता क्या चला है इस पैराग्राफ में कि रिन्यूएबल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से वो हमारा फ्यूचर है, और कैसे इसने एक तरीके से जो हमारे पहले जो फॉसिल फ्यूल्स पर इन्वेस्टमेंट हुआ करती थी उसको भी एक तरीके से ओवर वो कर दिया है, ठीक है ना। एक तरीके से अब जो इन्वेस्टमेंट है वो इधर हो रही है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स। सो येट अगेन दिस वाज अ रिकॉर्ड ईयर फॉर न्यू रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी बीइंग फाइनेंस्ड। तो ये बात किसने कही है? फ्रैंकोस डी एस्टेस ने, जो कि यूएन एनवायरमेंट, एनर्जी और क्लाइमेट को के जो है उसको लीड करते हैं, क्लाइमेट ब्रांच टोल्ड द इंडिपेंडेंट। वी हैड अ रिकॉर्ड 157 गीगावाट्स कमीशन लास्ट ईयर, फार आउटस्ट्रिपिंग द फॉसिल फ्यूल्स जनरेटिंग कैपेसिटी विच वी एस्टिमेटेड एज 70 गीगावाट्स। तो यहाँ पर देखिए, अब तक इतना ज़्यादा, खैर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम ज़रूर इसको देखेंगे, लेकिन आप फटाफट पढ़ते रहें कि हमें मेनली यहाँ पर बात, अभी तक इसके पॉजिटिव आउटकम्स की ही बात हुई है रिन्यूएबल एनर्जी की, कोई भी अभी तक इसका नेगेटिव बात नहीं की गई इस पैसेज में। सिर्फ यही बताया गया कि कैसे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से हट के इसने जो है अब ये क्लीन एनर्जी के सोर्स जो है उस पर हो रही है, यानी जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे अगर बात करें तो इन जस्ट ओवर अ डिकेड concerted investment has increased the proportion of world electricity generated by wind, solar and other renewable sources from around 5% to 12%। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक तो सबसे जो आप अगर हम बात करें पुराना तरीका है वो है कोल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, बट अगेन कोल जैसे वो एक फॉसिल फ्यूल है, लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है। तो इसलिए जो है, जो आप देखेंगे जो पहले हम इलेक्ट्रिसिटी जो है इससे जनरेट किया करते थे, विंड, सोलर और अदर रिन्यूएबल सोर्सेज से, वो 5% से बढ़ के 12% हो गई है। यानी हम रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस परसेंटेज से भी बताया गया है। आपको पता है विंड जो है, आपने देखा होंगे, विंड मिल्स देखे होंगे, सोलर एनर्जी तो मैंने आपको बताया ही, और जो बाकी के सोर्सेज है उससे 5% से बढ़ के ये फिगर 12 तक पहुँच गई है। तो यानी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए भी जो है इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इन सोर्सेज को। अब आगे बात करते हैं, द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिमेन्स द ब्राइटेस्ट स्पॉट फॉर रिन्यूएबल्स विद एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। तो इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखी गई है एक्सपोनेंशियली, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, ऑफ सोलर, फोटोवोल्टाइक्स एंड विंड इन रिसेंट ईयर्स। तो जहाँ पर देखिए जो विंडी एरियाज होते हैं, खासकर अगर आप देखेंगे जो सी के आसपास होते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी विंड मिल्स देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी गर्म प्लेसेस होते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे आपको ये सोलर पावर पैनल्स देखेंगे लगे हुए मिलेंगे। तो जो इनकी जो सेल है, सोलर फोटोवोल्टैक्स जो लगे होते हैं, ठीक है ना, या विंड मिल्स वगैरह, इनकी जो प्रोडक्शन है, इनको अभी ये भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, एंड बिल्डिंग ऑन द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो देखा गया है, जो जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने पे की जा रही है, और जिसकी फिगर आप देखेंगे 5% से बढ़ के 12% हो गई, ठीक है। अगेन अभी तक अगर हम इस पूरे पैसेज को देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव आउटकम्स की बात की गई है रिन्यूएबल एनर्जी के, ठीक है, जिसमें हमारा सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। आप देखेंगे अब तो व्हीकल्स भी इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो क्लियर है कि फॉसिल फ्यूल्स जब खत्म होंगे तो यही हमारा ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी रहने वाला है।
ठीक है। और वो बहुत सारी कंट्रीज है जो इस पे लगातार काम कर रहे हैं कि वो किस तरीके से जो वो कार्बन एमिशंस है, जो कि देखिए ये फॉसिल फ्यूल्स, जब हम इनसे जो हम कोल, पेट्रोलियम, डीजल वगैरह यूज करते हैं, तो ये देखिए ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है ये कार्बन एमिशंस का, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है, ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट आप देख ही रहे हैं। तो इनको कम करने के लिए बहुत सारे कंट्रीज की कमिटमेंट भी है, और जो पेरिस एग्रीमेंट साइन किया गया है जो कि क्लाइमेट को ध्यान में रखते हैं, उसमें भी कंट्रीज ने ये बात कमिट किया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर करेंगे। ठीक है। बट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स फॉर, अब देखिए यहाँ पर बात हो रही है, बट इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट्स फॉर ओनली अ फिफ्थ ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन एंड द रोल ऑफ रिन्यूएबल इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड हीटिंग सेक्टर रिमेन्स डैश टू द एनर्जी ट्रांजिशन। लेकिन अब यहाँ पर देखिए अभी तक तो सारी चीज़ें पॉजिटिव बात की गई, लेकिन अब इन्होंने एक चीज़ कही है, ये बात तो ठीक है कि हमने अपने इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन था उसको 5% से बढ़ के 12% कर दिया, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सिर्फ, बट इट अकाउंट्स फॉर ओनली फिफ्थ ऑफ ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन, यानी जो बाकी हमारा एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, पूरा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वो अभी भी किस पे डिपेंडेंट है, रिन्यूएबल पर, ठीक है ना। renewables in the transportation and heating sector remains dash to the energy transition. So जो global replacement है of transitional fuels with renewables led to around 1.8 gigatons of carbon dioxide emissions being avoided last year, ठीक है। सो अब ये बात कह रहे हैं कि जो अभी तक हमने ये ट्रांसपोर्टेशन में रिन्यूएबल सोर्सेज को हम यूज़ कर रहे हैं या हीटिंग सेक्टर में, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल है। और जो ग्लोबल रिप्लेसमेंट हुआ है, जो हम पहले ट्रांजिशनल फ्यूल्स यूज़ किया करते थे विद रिन्यूएबल्स, उससे लगभग 1.8 गीगा टन तक के कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, जिसकी मैं भी आपसे कुछ टाइम पहले बात कर रहा हूँ, वो उसे कम किया जा सका इन्हीं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की वजह से, द इक्विवेलेंट ऑफ रिमूविंग द एंटायर यूएस ट्रांजिशन सिस्टम। यानी ये फिगर इतनी बड़ी है 1.8 गीगा टन की, अगर हम पूरे यूएस के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देखें तो उसको ये हटा दे, मतलब उसके इक्विवेलेंट है ये, ठीक है ना। सो अकॉर्डिंग टू द विंड एंड सोलर एटलस देयर आर opportunities and potential for wind and solar plants in the east and west Nile areas। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली एरियाज की बात करें, दैट विल प्रोड्यूस अराउंड 31,150 मेगावाट फ्रॉम विंड एंड 52,300 मेगावाट फ्रॉम सोलर। तो यहाँ पे पर्टिकुलरली, क्योंकि देखिए बहुत सारे ऐसे मैं आपको बता रहा था प्लेसेस है जैसे जिन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है जहाँ से सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि जो खासकर ईस्ट और वेस्ट नाइल एरियाज के, अगर वहाँ पे भी देखिए पूरी कैपेसिटी से इन विंड और सोलर प्लांट्स या पैनल्स को लगाया जाए तो अराउंड 31,150 मेगावाट तक की विंड एनर्जी और 52,300 मेगावाट तक की सोलर एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। इजिप्ट की अगर बात करें, इज ऑल्सो कंसिडरिंग financing options to conduct feasibility studies for building the world's largest solar power plant for both electricity generation and water desalination। वाटर डिसैलिनाइजेशन अगर मैं बताऊं, क्योंकि देखिए डिसैलिनाइजेशन होता है कि जितने भी आप गल्फ कंट्रीज देखेंगे, सऊदी अरेबिया, यूएई, वहां पे देखिए अभी तक आप देखेंगे ये कच्चा जो तेल है ये बहुत ज़्यादा है ज़मीन में प्रेजेंट। इसी वजह से जो वहाँ का पानी है वो पीने के लिए यूज़ इतनी बहुत कम मात्रा में है जो वहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए इनको ये क्या करते हैं, उन्होंने डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगा रखे जो कि समुद्र के पानी जो है उसको साफ करके जो उन्हें पीने लायक बनाते हैं, जिसमें बहुत बड़ी कॉस्ट आती है, ठीक है ना। जो अभी तक देखिए इन्हीं कोल, पेट्रोलियम को यूज करके अभी तक इस डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स चला करते थे, लेकिन अब इनके लिए भी जो है इस तरीके के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज करने की बात कर रहा है खुद इजिप्ट, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे ये डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स बहुत बड़े लेवल पे लगाए गए हैं। आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, यूएई, जितने भी गल्फ कंट्रीज है, तो उसमें से इजिप्ट भी क्योंकि है एक, तो वहाँ पे भी बहुत बड़े लेवल पे कच्चा तेल प्रेजेंट है। लेकिन जो पीने का पानी है ये एक अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे तेल इतना ज़्यादा है कि पानी लेकिन पीने को नहीं है, और यहाँ पे बारिश भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इस वजह से जो है इनको पीने के पानी के लिए डिसैलिनाइजेशन प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आगे बात करें, सो यूके हैज़ बीन परफॉर्मिंग वेल इन क्लीन एनर्जी जनरेशन। यूके काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें परफॉर्म कर रहा है विद रिसेंट फिगर शोइंग कि जो विंड और सोलर सोर्सेज है एनर्जी के हैड ओवरटेकन न्यूक्लियर एज सप्लायर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में जो विंड और सोलर एनर्जी के सोर्सेज है उन्होंने न्यूक्लियर एनर्जी के सोर्सेज को ओवरटेकन कर दिया, यानी विंड और सोलर एनर्जी का ज़्यादा वहाँ पे यूज़ किया जा रहा है एज कम्पेयर टू जो न्यूक्लियर सोर्सेज थे उनसे। However, despite these positive trends, 2017 saw a big drop of 65% in British renewable investment। यानी क्या कह रहे हैं कि इतने पॉजिटिव आउटकम्स के बाद भी, पॉजिटिव ट्रेंड्स देखने के बाद भी 2017 में देखा गया कि काफ़ी ज़्यादा
जो इन्वेस्टमेंट है जो इस रिन्यूएबल सोर्सेज में की जाती थी उसमें 65% का ड्रॉप देखा गया। ठीक है, एक्सपर्ट्स हैव क्रिटिसाइज्ड द विड्रॉल ऑफ यूके सपोर्ट फॉर onshore wind as previous analysis had demonstrated it already has the capacity to outcome fossil fuels as a power source। तो यहाँ पे देखिए एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज भी किया कि यूके ने किस तरीके से इन्वेस्टमेंट को कम किया इस फील्ड में, जबकि उनको लगता था, एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये चाहे तो फॉसिल फ्यूल्स जो एक सोर्स ऑफ पावर होता है उससे ज़्यादा ये जो एनर्जी है ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से जनरेट कर सकते हैं, यानी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी से जो जो इनकी प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकती है एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स, और ये उन्हें रिप्लेस कर दे। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको कम कर दिया रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के। एज रिन्यूएबल एनर्जी प्राइजेस कंटिन्यू टू फॉल, however Professor Moslener said government subsidies are likely to become less and less important। क्योंकि उनका कहना है कि जो प्रोफेसर मोसलन की बात कर रहे हैं कि जो क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्राइसेस है वो लगातार घट रहे हैं, तो इसलिए इन फ्यूचर सब्सिडीज अगर गवर्नमेंट देती है वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि देखिए इसके प्राइसेस ऑलरेडी इतने गिर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, तो इसलिए उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि गवर्नमेंट सब्सिडीज से, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मायने भी नहीं रखेंगे क्योंकि इसके प्राइसेस ऑलरेडी लगातार घट रहे हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल पैराग्राफ है। अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो ये चीज़ क्लियर होगी ना। इसमें सबसे पहले देखिए मेन चीज़ तो यहाँ पे बताया गया कि हमारा फ्यूचर जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, जिसमें विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इसमें भारत भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अब कर रहा है। ठीक है, और क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स आपको पता है एक टाइम ये लिमिटेड अमाउंट में ही है, तो ये हमारा हमें अल्टीमेटली जो है इसे स्विच करना पड़ेगा रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर। ठीक है, और फिर उन्होंने कुछ फिगर्स के थ्रू बताया कि किस तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है इस एरिया पर रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी पर एज कम्पेयर टू फॉसिल फ्यूल्स वगैरह। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में ये जो कंट्रीब्यूशन पहले 5% हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे वो 12% हो गए। इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, फिर इन्होंने बताया इसके अलावा किस तरीके से हम और ज़्यादा खासकर जो ऐसे एरियाज़ हैं ईस्ट और वेस्ट नाइल एरियाज़, वहाँ पे हम किस तरीके से इन सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। इजिप्ट की बात फिर इन्होंने करी, और आखिरी में यूके किस तरीके से पहले अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन बाद में उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को घटाया, तो उसको लेके क्रिटिसाइज भी किया है एक्सपर्ट्स ने। तो ये चीज़ ओवरऑल इस पैराग्राफ में बात की गई है। फिर अब कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट एज पर द गिवन पैसेज। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक बार आपको पैराग्राफ को रीड आउट करना पड़ेगा। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट। तो अब पहला फैक्ट है कि द डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिजल्टेड इन इट्स वाइड यूज। एक बात देखिए बिल्कुल आखिरी लाइन में ये चीज़ कही गई है, क्योंकि लगातार इसके एनर्जी के प्राइजेस घट रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, तो इसलिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे या ना दे उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ आखिरी लाइन में कही गई है क्लियरली। इसका मतलब बिल्कुल ये ठीक है कि जो डिक्रीज हुआ है कॉस्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में उससे इसके यूज़ में जो है इसका रिजल्ट काफ़ी मतलब पॉजिटिव वे में इसका यूज़ बढ़ा है, तो ये चीज़ ठीक है। चाइना मासिवली सपोर्टेड सोलर पावर एंड बिकेम लार्जेस्ट इन्वेस्टर इन रिन्यूएबल एनर्जी, तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है, हमने पढ़ी थी। और इजिप्ट जो है वो फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट कर रहा है फॉर बिल्डिंग लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट, तो ये भी ठीक है। तो यानी तीनों ही हमारी ये जो फैक्ट्स गिवन है करेक्ट है, तो इसका आंसर क्या होगा, ई ऑप्शन, यानी ऑल फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। क्लियर है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें ठीक है। इजिप्ट जो है वो फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट कर रहा है ताकि वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट सेटअप कर सके। चाइना जो है अभी तक एट प्रेजेंट सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर जो है इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ये भी सही है। और क्योंकि इसके प्राइजेस लगातार घटे हैं रिन्यूएबल एनर्जी के, इसलिए इसका यूज़ भी लगातार बढ़ रहा है। तो तीनों ही फैक्ट्स ठीक है। फिर है कि व्हाट डिड द ऑथर मीन बाय द लाइन, ये जो इटैलिक्स में गिवन है, द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर रिमेन्स द बिगेस्ट स्पोर्ट फॉर रिन्यूएबल्स विद द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑफ सोलर फोटोवोल्टेक्स। जो इसके इक्विपमेंट्स होते हैं, जो सोलर पैनल्स होते हैं, उनकी जो सेल है उसमें भी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ देखने को मिली है, और विंड मिल्स जो होती हैं, एंड बिल्डिंग ऑन द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। तो इसका मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू ऑथर, तो पहला है कि द ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज नॉट दैट इंप्रेसिव। तो देखिए बिल्कुल गलत है ये चीज़। तो यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो ब्राइटेस्ट स्पॉट देखने को मिला है वो इसी इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में देखने को मिला है। तो इसलिए जो पहला सेंटेंस है कि ग्रोथ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर इज नॉट दैट इंप्रेसिव, तो बिल्कुल गलत है, जबकि इंप्रेसिव है, ये खुद ऑथर ने ये बात कही है। फिर है कि इलेक्ट्रिक सेक्टर हैज परफॉर्म द बेस्ट फॉर रिन्यूएबल्स, ये बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाले लाइन।
कि रिन्यूएबल्स एनर्जी के सोर्सेज में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ने परफॉर्म किया है, और हाइड्रो पावर जनरेशन हैज़ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर। तो ये भी बिल्कुल ठीक है, आखिरी लाइन में कहा गया है कि बिल्डिंग ऑन द सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हाइड्रो पावर जनरेशन। तो इसलिए तीसरा भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी ऑप्शन, यानी बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। अब आपको बताना है इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के, कि ओवरऑल इंक्रीज होता है ग्लोबल टेम्परेचर में। तो ये तो देखिए बात गलत है, ठीक है। ग्लोबल टेम्परेचर में इंक्रीज होता है जब हम फॉसिल फ्यूल्स को यूज करते हैं, क्योंकि वो ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं और उससे हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। और लगातार आप देखेंगे एंटार्क्टिका में किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट कर रहे हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी कि इतना बड़ा ग्लेशियर जिसका साइज जो है दिल्ली का जो पूरा एरिया उससे 2 गुना साइज का ग्लेशियर जो है वो पानी के अंदर मेल्ट कर गया। तो इससे ऑब्वियस ही बात है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही है। तो ओवरऑल इंक्रीज जो है ग्लोबल टेम्परेचर का रिन्यूएबल सोर्सेज से नहीं होता, वो नॉन रिन्यूएबल से होता है, यानी फॉसिल फ्यूल्स वगैरह से। तो इसलिए पहला वाला तो गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस वर रिड्यूस टू अ कंसिडरेबल अमाउंट, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसकी वजह से रिन्यूएबल एनर्जी को क्योंकि हम यूज कर रहे हैं, तो हमने देखा जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस होते थे उसमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला, जिसके बारे में पैसेज में यहाँ पे देखिए बात की भी गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार मैं रब कर देता हूँ, और यहाँ पे बात हो रही थी कि दिस वाज यहाँ पर इस पर देखिए बात की गई ये रहा कि जो 1.8 गीगा टन का रिन्यूएबल एनर्जी को हम क्योंकि यूज़ कर रहे हैं, उसके से 1.8 गीगा टन का कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को जो है अवॉइड कर पाए, यानी कम कर पाए। इसको हम कम, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होते हैं तो उसको हम रिड्यूस कर पाए इसी वजह से। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन तो ठीक है। और तीसरा, नाइल बीइंग कन्वर्टेड इनटू अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इन्होंने देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की थोड़ी बात की। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है यहाँ पे सभी तरीके के प्लांट्स हो, इसके बाद वहाँ पे सभी हमारा जो वाइल्ड लाइफ है, एनिमल्स वगैरह, उसे हम बायोडाइवर्सिटी एरियाज कहते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है इनको सेटअप करने की, सोलर पैनल्स लगाने की, विंड एनर्जी को जनरेट करने की। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं नाइल एरियाज में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी सिर्फ सेकंड वाला जो जो हमें गिवन है लाइन, वो पॉजिटिव इफेक्ट्स को दिखा रहा है ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बाकी पहला और तीसरा बिल्कुल गलत है। चौथा है कि वाई गवर्नमेंट सब्सिडीज आर लाइकली टू बिकम लेस इंपॉर्टेंट, कि क्यों गवर्नमेंट सब्सिडीज जो है वो आने वाले टाइम में कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट या मायने नहीं रखेगी, क्योंकि एज चाइना इज इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन दिस सेक्टर। तो इसका तो देखिए कोई मतलब ही नहीं, चाइना तो देखिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन इससे गवर्नमेंट सब्सिडीज का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई, ये तो सही नहीं है, ठीक है। एज द प्राइसेज ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज कॉन्टिन्यूज टू प्लमेट, प्लमेट का मतलब होता है गिरना। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो प्राइसेस है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी के जो हम यूज़ करते हैं वो लगातार गिर रहे हैं। इसी वजह से गवर्नमेंट अगर सब्सिडी प्रोवाइड करें वो भी कोई ज़्यादा मायने फिर नहीं रखती, क्योंकि ऑलरेडी इसके प्राइसेस इतने गिर रहे हैं। तो इसलिए 20 का करेक्ट आंसर है। बाकी आप सी देख लें कि फॉसिल फ्यूल्स इज अ बेटर ऑल्टरनेटिव है, ठीक है बेटर ऑल्टरनेटिव है, लेकिन उसकी वजह से सब्सिडीज पर कोई असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, ये तो सी वाला लाइन भी नहीं बता पा रहा। डी है कि एज देयर आर अपॉर्चुनिटीज एंड पोटेंशियल फॉर विंड एंड सोलर पैनल प्लांट्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट नाइल एरिया, ये बात ठीक है। लेकिन अगेन हमसे जो पूछा गया वो है कि गवर्नमेंट सब्सिडीज क्यों लेस इंपॉर्टेंट होती जा रही है, तो उसका वजह है क्योंकि इसके प्राइसेस कम हो रहे हैं, जो कि हमें बी ऑप्शन में गिवन है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। अब आगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स विल कम इन द प्लेस ऑफ ए एज गिवन इन द पैसेज। तो ए जो हमें एक ब्लैंक गिवन था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, but electricity accounts for only a fifth of global energy consumption and the role of renewables in the transportation and heating sector remains dash to the energy transition। तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि देखिए रोल ऑफ रिन्यूएबल्स जो है ट्रांसपोर्टेशन और हीटिंग सेक्टर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनर्जी ट्रांजिशन के लिए, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट का के लिए हम वर्ड देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एलिवेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, एलिवेट करना, जैसे एलिवेटर होते हैं ना। तो बढ़ाने की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस की, कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है रिन्यूएबल सोर्सेज का ट्रांजिशन के अंदर, एनर्जी ट्रांजिशन के अंदर, ठीक है, खासकर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में, क्योंकि अभी भी हम ट्रांसपोर्टेशन आप देखेंगे सबसे ज़्यादा फॉसिल फ्यूल्स पर ही डिपेंडेंट है। तो एग्जिस्टेंस की भी यहाँ पर बात नहीं हो रही, एरेटिक की भी बात नहीं हो रही, डायबोलिक भी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, क्रिटिकल, यानी आज भी काफ़ी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकल रोल प्ले करता है ये रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमारे ट्रांसपोर्ट और हीटिंग के एनर्जी ट्रांजिशन में,
ठीक है। एक तो हम हीटिंग के लिए जो यूज़ करते हैं, आप देखते हैं अभी भी खासकर इंडिया में आप देखेंगे हम कोयले को यूज़ करके जो है खाना बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हीटिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ होता है। तो उसके लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए नहीं, बाकी व्हीकल्स के लिए भी जो है रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करें। और अभी आपने सुना होगा कि कहा, खुद जो यूनियन मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उन्होंने कहा है कि जो टेस्ला कंपनी है जो कि मेनली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर ही फोकस करते हैं, वो भारत के अंदर जो है अपना प्लांट सेटअप करने जा रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज जैसे आपने देखा जो रिसेंट टाइम में आई है, अगर टेस्ला भी आती है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक कार की सेल्स भारत में बढ़ जाएंगे। तो क्रिटिकल है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्रिटिकल। ठीक है। फिर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू अकाउंटिंग फॉर। अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, कि अकाउंटिंग फॉर मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन जो है रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्राडिक्ट करने का मतलब तो होता है जब आप कोई बात कर रहे हैं लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो आपको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है ना। कोई अगर आप बात कहते हैं और एक्चुअल में जो फैक्ट है वो आपकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी आपको गलत रॉन्ग प्रूव कर रहा है, तो उसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना। कॉन्ट्रीब्यूट मैंने आपको कहा इसका करेक्ट आंसर है कि अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन जो रिन्यूएबल एनर्जी का है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी की फील्ड में या जो बाकी ट्रांसपोर्टेशन हीटिंग की बात कर रहे थे। रिट्राइव करना, डेवियस, ठीक है। डेवियस का मतलब तो कोई पर्सन अगर क्लेवर है, ठीक है ना, तो डेवियस भी नहीं हो सकता। रिट्रीव करना किसी चीज़ को नहीं। कैटेगोरिकल, जब हम किसी चीज़ को कैटेगोरिकली बोलते हैं, ठीक है ना, क्लियरली, तो ये सारे इसके गलत है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और आखिरी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू प्लमेट। प्लमेट का मतलब मैंने आपको बताया जब कोई चीज़ बहुत तेजी से गिरती है नीचे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, आप अगर देखेंगे, मैंने आपको बताया था प्लमेट वर्ड यहाँ पे था बोल्ड में, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर का मतलब होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, नियरली हाफ ऑफ द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर कमीशन, ठीक है। तो उसका मतलब तो हो गया। और प्लमेट मतलब एज द प्राइसेस ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी प्लमेट्स। प्लमेट्स का मतलब मैंने बताया क्योंकि क्लीन एनर्जी जो टेक्नोलॉजी है उसके प्राइसेस लगातार गिर रहे हैं, इसीलिए जो है वर्ल्ड की गवर्नमेंट्स इस पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रही है। प्लमेट्स का मतलब होता है कोई चीज़ अगर बहुत तेज़ी से किसी के प्राइस गिरते हैं तो, ठीक है। तो गिरने का मतलब है। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज़ को आप एस्केलेट करते हैं, ठीक है। इंटेंसिफाई करने का भी किसी चीज़ के लेवल को बढ़ाना, तो ए और बी गलत हो जाएंगे। कैलस का मतलब होता है कोई आप अगर मूर्खतापूर्ण बात करें, कैलस, ठीक है, किसी का बिहेवियर कैलस होता है तो नहीं। स्लम्प इसका करेक्ट आंसर है, यानी किसी चीज़ के प्राइजेस में या किसी भी कोई भी चीज़ अगर बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है उसके लिए हम स्लम्प वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है ना। जैसे रैंप होता है, या कोई मतलब कुछ भी आपने ऐसा बना रखा है जो नीचे की तरफ जा रहा हो, कोई ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा है, तो स्लम्प मतलब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से अगर नीचे जा रही है। तो प्लमेट का जो सबसे मोस्ट सिमिलर वर्ड है वो स्लम्प है, ठीक है। तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन जो कि पिछले साल ही आरसी का पैसेज आया हुआ है एसबीआई पीओ प्री के अंदर। तो इससे आपको एक आइडिया लगाओ कि 7 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 5 तो थे सिंपल पैराग्राफ पर बेस्ड और 2 थे साइनोनिम एंटोनिम। तो मैं एक बार दोबारा बता दूं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम नहीं बचा है ज़्यादा, तो अब ये वाले साइनोनिम एंटोनिम वाले कम से कम क्वेश्चंस को ना छोड़ें, क्योंकि आपको किसी भी पैसेज के अंदर 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिन्हें आप इजीली जो है आखिरी के 1-2, अगर आपके पास 2 मिनट का टाइम बचा हो तो आप इन 2 मिनट में इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस को, ठीक है ना, या 1 मिनट में भी कर सकते हैं। तो ज़रूर आप इन पे ध्यान रखिए कि आप पूरा आरसी का पैसेज छोड़े ना, ठीक है ना, ये चीज़ का आपको ध्यान फोकस रखना है। और अब मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा लास्ट मिनट टिप्स, तो उसे भी आप जरूर देखें। पिछली अगर कोई वीडियोस आपने नहीं देखी तो उसके लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं, इस सारी वीडियोस को डे 1 से लेकर डे 9 को जरूर देख लें। आने वाला अगर आपका एसबीआई पीओ का एग्जाम है उसके एनालिसिस भी मैं आपके साथ लेके आऊँगा प्री एग्जाम की। और इसके अलावा जो है अपार्ट फ्रॉम इट आप हमारी वेबसाइट जरूर विजिट करें जो कि है तक्षशिला-learning.com, जहाँ पे अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि एसएससी की भी नोटिफिकेशन आ चुके हैं सीजीएल की, तो आप उस पर भी फोकस कर सकते हैं साइड बाय साइड। तो उसके लिए आप कोर्सेज ले सकते हैं 6 मंथ्स 12 मंथ्स के हमारी वेबसाइट से। और न्यू ईयर के काफ़ी अच्छे ऑफर चल रहे हैं, तो ज़रूर आप ले, इसमें आपको सारा कोर्स रिकॉर्डेड लाइव टेस्ट सीरीज ई बुक्स इसमें प्रोवाइड होगा, ठीक है। तो वेबसाइट विजिट करें तक्षशिला लर्निंग, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।